मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DG न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की जांच के लिए भाजपा की जांच समिति कोलकाता पहुंची। TMC सरकार को घेरा, कहा ममता बनर्जी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को रोकने में रही नाकाम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक। योजनाओं की व्यापक समीक्षा समेत सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती पर हो रही बातचीत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ कानून पर दिए बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा संविधान को कूड़े में फेंकना चाहता है इंडी गठबंधन। पूछा क्या बिहार में शरिया लागू करेगा विपक्ष। उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। शिमला के भट्टाकुफर में 5 मंजिला भवन गिरा। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में पैदा हुआ बाढ़ का खतरा। यूपी, पंजाब समेत बाकी राज्यों में भी लगातार बारिश। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के आज से शुरुआत। गत विजेता अल्काराज और मुकाबला फोगिनी से। जोकोविच की नजर रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर। शुरुआत करेंगे कोलकाता की बड़ी खबर से। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई बर्बरता की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने इस मुद्दे की जांच के लिए 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, जो कोलकाता पहुंच गई है। कमेटी घटना की जांच कर सत्य तथ्य का पता लगाएगी। जांच समिति में सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये समिति मौके पर जाकर तथ्य जुटाएगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेगी। उधर इस मौके पर सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की हर एक बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी ने भी प्रदेश की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ममता सरकार हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहां पर ये घटना घटी है वहां हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहाँ जाना अलाउ करेंगे। और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। जितना हम लोग प्रशासन को जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं जो खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, तो जो प्रशासन को समझता है और जानता है वहाँ पर जनता की मांग और जनता से संपर्क अनिवार्य है। और जो प्रशासन में रहकर जनता की आवाज़ नहीं सुनता और जनता से बात भी नहीं करता, तो वही जो है प्रशासन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। वो जनता की लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं सुनते और काम नहीं करते। वो हमें आज दिन भर में पता चलेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं उन सबसे समय मांगा है बातचीत करने के लिए।
और भाजपा द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस समय कोलकाता पहुंच चुकी है। जो लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसे लेकर वो अपनी एक जांच करेगी। वो वहां छात्रा के परिवार से मिलेगी, साथ ही साथ अन्य तथ्यों को भी तलाशेगी। इसी के साथ ये भी एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है उसकी ममता सरकार पर एक आरोप है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही इस टीम को। लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है आरजीकर मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उस मामले के बाद ये दूसरा बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें दिखता है कि महिलाएं और युवतियां कॉलेज प्रेमाइसेस के भीतर भी छात्राएं सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल में। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर, जिसे लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इस समय कोलकाता में मौजूद है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, भाजपा का जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूरा पहुंचा है उसका एक बड़ा आरोप इस समय पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर है कि सहयोग नहीं कर रहे। किस तरह का सहयोग नहीं कर रही है सरकार इस पूरी टीम को? देखिए रितु, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां पे पहुंचने के लिए जो अनुमति चाहिए वो अनुमति वहां पे जो पुलिस फोर्स है इन तक पहुंचाना, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ पुलिस इन लोगों के साथ मिलने के लिए जो टाइम मांगा गया वो टाइम फिक्स कराना, ये कुछ भी तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वैसे रितु बता दूं कि कल भी जब नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की तरफ से लोग आए थे तो उनको भी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां पहुंचने नहीं दिया गया, वहां का फोटोग्राफी करने नहीं दिया गया और जो पीड़िता है उनके साथ बात करने नहीं दिया गया, जबकि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन्हें इस तरह की जो सुविधा है वो मुहैया करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब पार्टी की तरफ से जो सतपाल सिंह ने उनका जो बाइट आपने सुनाया वो सही है कि अभी तक सरकार की तरफ से ये जो टीम है इस टीम की मौजूदगी को किसी तरह से स्वीकारा नहीं गया और इसीलिए ना कमिश्नर का कोई टाइम मिला है ना चीफ सेक्रेटरी का कोई टाइम मिला है और ये लोग अभी निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं होटल से। तो इनके पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ऊपर से कोई नेगेटिव मैसेज पहुंचा जा रहा है कि आप कस्बा लॉ कॉलेज ना जाए तो अच्छा है और कस्बा लॉ कॉलेज जाए तो भी वहां पे कितना दूर तक उनको पहुंचाने दिया जाएगा ये भी एक सवाल है। तो इस तरह की एक दुविधा में है ये टीम और सरकार की तरफ से इस टीम की मौजूदगी को स्वीकारा नहीं जा रही है। एनसीडब्ल्यू का गठन तमाम इस तरह के मामलों में खासकर महिला अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, एक ऐसी संस्था जो निष्पक्ष तौर पर किसी भी घटना को जांचने और उसको परखने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। महिलाओं को खासकर इस तरह के मामलों में जहां सामूहिक दुष्कर्म या फिर रेप के जो मामले हैं उसमें महिलाओं को एक अलग शक्ति प्रदान करने के लिए, ऐसे में एनसीडब्ल्यू को रोकना और फिर इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को जिसमें महिला सदस्य भी शामिल हैं, आखिर सरकार क्यों ये रोकना चाहती है? हमने देखा कि कैसे एसआईटी में भी 5 सदस्यों से 9 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया है। तो ये मामला है क्या आखिर पूरा? क्यों नहीं लॉ कॉलेज तक कोई भी संस्था जा सकती है? नहीं देखिए ये सरकारी कॉलेज है। देखिए बात को इस तरह से समझना जरूरी है। जब हम पिछले अगस्त में आरजी कौर की बात कर रहे थे, जब इस जून जुलाई में कस्बा लॉ कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही प्रेमाइस जो है ये सरकारी प्रेमाइस है। तो इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी है वो 2 कदम 4 कदम 10 कदम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन सरकारी प्रेमाइस पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अगर अपने बेटी सुरक्षित नहीं है तो माँ बाप अपने बेटी को, ये भर्ती का मौसम है तो कहाँ पे भर्ती कराए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में सरकार कई ज्यादा यहाँ पे हो सकता है कि एलिबाई दे सके, सफाई दे सके कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में सरकार को पता नहीं है। लेकिन कस्बा लॉ कॉलेज सरकारी लॉ कॉलेज है, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज है और जो ये दर्दनाक घटना हम देख रहे हैं वो सारे की सारे ये सरकारी प्रेमाइस में है।
तो सरकारी प्रेमाइस में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अंदर चले जाए या कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम अंदर चले जाए, तो किस तरह से सबूतों को मिटाने की काम किया जा रहा है। जो आरजीकर में आरोप लगा था और यहाँ पे भी आरोप लगने लगा है, तो इनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए सरकार की तरफ से एक तरीका अपनाया गया कि कोई भी अगर वहां पे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैक्ट फाइंडिंग टीम हो, किसी को अंदर घुसने ना दिया जाए, किसी को फोटोग्राफी ना करने दिया जाए और पीड़िता से बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी करने नहीं दिया जाए। ऋतु, प्रसन्नजीत, ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है, जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया था उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई? इस पूरे मामले में फिर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? अगर सरकार को लगता है वो संवैधानिक संस्था को भी रोकेगी कि वो इस मामले के लिए ज्यादा जांच पड़ताल ना करें, या फिर किसी विपक्ष की पार्टी अगर उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसको भी अगर रोकने का काम करती है, तो सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पे आगे बढ़ रही है? क्या जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है? क्या उस लड़की के माता पिता संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं सरकार की पूरे जांच प्रक्रिया से? देखिए, इस बार हम लोग जो पीड़िता की माता पिता है उन्हें काफी सुरक्षित रखे हैं। वो मीडिया के सामने ना है। ये मीडिया की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है कि उनका जो है वो किसी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बंगाल के लोग हैं, जो कोलकाता के लोग हैं, जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये भी नाराज है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से पूरे जो तहकीकात की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से 3 आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बड़े सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से दिया गया बयान हो, चाहे उनकी बड़े नेता, पुराने नेता और ममता बनर्जी की खास नेता माना जाता है मदन मित्र की तरफ से कोई बयान हो, तो इससे लगता है कि किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है वो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की माने हुए नेता है उस इलाका की और उस लॉ कॉलेज की, तो इन सब लोगों को संरक्षण देने की एक कोशिश किया जा रहा है। ये लोगों का कहना है और गुस्सा है, और ये कहना और गुस्सा ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। ऋतु जी, प्रसन्नजीत, कई ऐसे तथ्य बाहर आ रहे हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आरोपित 3 सदस्य हैं उसमें से 2 के सीधे सीधे संपर्क तृणमूल कांग्रेस के साथ है, तमाम नेताओं के साथ उठना बैठना है। ऐसे में क्या इन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है? अगर जांच को खुले तौर पर एक तरह से पारदर्शी तरीके से अगर जांच में लोगों के शामिल होने को रोक रही है सरकार, तो सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या कहना है? क्योंकि हम जानते हैं आरजीकर मामले में किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर पूरा कोलकाता समाज उतर के आया था उस विरोध में। देखिए, लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने बताया, मैंने 2-1 प्रोफेसर से भी बात किए हैं, उनका भी गुस्सा है। ऐसे एक प्रोफेसर है जो जिनके साथ ये पीड़िता शायद बात करने की कोशिश की थी। ऐसा इनका कहना है कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुख्य आरोपी है, ये आरोपी कई साल पहले इस कॉलेज से पास करके निकल गया है, और इन आरोपी का उनका जो सोशल मीडिया आइडेंटिटी है उनका उसमें वहां का उसका दावी है कि वो किसी कोर्ट में एक क्रिमिनल लॉयर के हिसाब से प्रैक्टिस में है। अगर ऐसा है तो उसका बाद में ये लॉ कॉलेज में क्या उनका लेना देना? ये अगर पास करके निकल गया है तो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के साथ इनका क्या लेना देना? अब बाद में पता चलता है कि लॉ कॉलेज की जो सरकारी गवर्निंग बॉडी है, उनपे जो चेयरपर्सन है एक विधायक है, उस विधायक की सिफारिश पर इस लड़के को यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल हुए कैजुअल जॉब पे रखा गया था। तो किस आधार पर, जबकि बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है इसके पीछे 2-3 साल पहले या उसके भी पहले इसके खिलाफ और काफी सारे आरोप लगा हुआ था। तो अगर ये सब कुछ सच है, जो सच सरकार ने छिपाने की कोशिश कर रही है और मीडिया की तरफ से खंगाल कर बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है, ये सच है कि सरकार की तरफ से क्यों छिपाने की कोशिश किया जा रहा है,
क्योंकि अगर इन सब का परिचय सामने आ जाए तो फिर से तृणमूल कांग्रेस की जो ये आपराधिक नेटवर्क है, ये आपराधिक नेटवर्क के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। प्रसन्नजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि दर्शकों को पता चले कि जो मुख्य आरोपी अभियुक्त है इसमें मनोजीत पर किस किस तरह के तमाम आरोप या सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। देखिए, दो काफी महत्वपूर्ण आरोप इनके खिलाफ दर्ज है। एक है कि किसी की सीने पर 2013 के आसपास किसी समय पे खंजर भोंकने की कोशिश किया था इस लड़के ने, और दूसरा है कि एक वहां पे भी किसी लड़की को, स्टूडेंट को मोलेस्ट करने की कोशिश किया था ये लड़का ने। ये दोनों मीडिया की तरफ से खंगाल कर निकाला गया है। मैंने यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों ही काफी संगीन मामला है और बताया जा रहा है कि ये दोनों मामला अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इस लड़के को बरी कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये किस तरह से ये लड़का कॉलेज कैंपस में आने की इनको अनुमति मिलता है या इनको नौकरी मिलता है यहाँ पे, वो भी किसी विधायक जो गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन है और ममता बनर्जी की करीबी माना जाता है। वो बजबज बोल के एक जगह है, वहां पे वो विधायक है अशोक देव बोल के, उनका सिफारिश के हिसाब से इनको यहाँ पे कैजुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल में रखा गया है। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हर जगह पे कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल के नाम पर क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है। शायद ये नेटवर्क को छिपाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की लुका छुपी का एक कोशिश किया जा रहा है। रितु जी, प्रसन्नजीत, अंत में आपसे जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी एसआई फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है उसका अब क्या कहना है? क्या उसे वहां तक जाने से, लॉ कॉलेज में प्रवेश करने से रोका जा रहा है? तो आगे का क्या उनका एक तरह से कदम होंगे अब? देखिए, वैसे कोलकाता में अभी भारी बारिश है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मुझे भी अपना जगह चेंज करना पड़ा। तो ये इसी बारिश में 2 बजे तक लॉ कॉलेज के पास जाने का प्रोग्राम है इस टीम का, जैसे हमें पता चला है। तो 2 बजे तक अगर जाने का है तो वो थोड़ी देर में अपने जगह से वो निकलेंगे और अभी इंतजार है इसी बात की कि कितने दूर उनको रोका जाए। देखिए, उनको रोका जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कितने दूर रोका जा रहा है, क्या 100 मीटर दूरी पर रोका जा रहा है या 5 किलोमीटर दूरी पर रोका जा रहा है या होटल से निकलने से ही रोका जाएगा, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आगे का प्रोग्राम इन्होंने बता दिया है। मैंने बात किया था कि जब जिस तरह से पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से रवैया किया जाएगा, उस तरह से वो अपना जो आगे की कदम है वो सोचते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक, प्रसन्नजीत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत पूरी जानकारी के लिए। और मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। डॉक्टर दादू, हाँ। ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वक्फ कानून को लेकर इंडी गठबंधन की बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी इस कानून का पुरजोर विरोध करेगा। इसी बीच भाजपा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताते हुए बोला कि वोट बैंक की राजनीति के चलते तेजस्वी और इंडी गठबंधन के नेता 50 साल पुरानी उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान और उसके किसी भी नियम को कोई भी कूड़े में नहीं फेंक पाएगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में
जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी 50 साल पुरानी उस सोच में फंसे हैं जहां संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी को संसद और न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं आता। न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम जानते हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन के साथ ही आरजेडी ने एक बड़ी रैली की पटना में गांधी मैदान में, और उसमें उस रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में महागठबंधन आती है बिहार चुनाव के बाद तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पलटवार है। उन्होंने कहा कि न तो तेजस्वी यादव को संविधान का सम्मान करना आता है, न न्यायपालिका का सम्मान करना आता है। 50 साल पहले वाली मानसिकता से ग्रस्त हैं आज भी आरजेडी और तेजस्वी यादव। इसी पर बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ अनुज यादव जुड़ रहे हैं और पटना से मधुरेश जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। अनुज सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी ने सिर्फ पलटवार नहीं बल्कि एक तरह से कड़े शब्दों में जरूर ये कहा है कि किस तरह से न्यायपालिका और संविधान दोनों का ही अपमान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन बतौर एक तरह से एक केंद्र की सरकार होने के नाते अगर किसी पार्लियामेंट से पास हुए कानून को लेकर चुनाव से पहले इस तरह से ललकारा जाता है तो उस पर क्या कहना है सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी का? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी कोई चुनाव करीब होता है किसी राज्य का या दूसरे चुनाव, तो इस तरह के इंडी गठबंधन के नेताओं की रैलियों का होना, वहाँ इस तरह के जो है बयान देना, ये निश्चित तौर पर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ जब इंडी गठबंधन के नेता या राजनीतिक दल बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही, क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं में क्या इंडी गठबंधन के राजनीतिक दलों का बिल्कुल भरोसा नहीं है? अरे संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद से ये कानून पास हुआ है और एक पूरा लंबा प्रोसीजर हुआ है। इसमें विपक्षी दलों के नेताओं भी, जब इसके अंदर हम जानते हैं कि जेपीसी बनी थी, वो लोग भी इसमें शामिल थे। ऐसे में आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव है तो क्या सिर्फ एक खास वर्ग के लिए वोट की राजनीति की जाएगी? वहां की जनता को भ्रामक तरीके से उनको वहां पर भ्रमित किया जाएगा? ये कड़े जो सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, यही एक सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के अंदर वहां की जनता के मुद्दे उठने चाहिए बिहार के अंदर, और कैसे उस राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, विकास के कार्य कैसे आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वो बातें होनी चाहिए। जो कानून बन चुका है, वक्फ कानून बन चुका है, उसको कूड़े के कचरे में डब्बे में डाल देंगे, इस तरह के बयान जो दिए गए हैं, निश्चित तौर पर यह संवैधानिक व्यवस्थाओं पर ही एक सवाल उठाना है। और यही बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार उठा रही है कि एक खास वर्ग की वोट की राजनीति के लिए सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो वक्फ बोर्ड है, इतिहास उठाकर पूरा देख लीजिए, कौन सा अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लिए उन जमीनों पर क्या वहां पर शैक्षणिक संस्थाएं चल रही थी, क्या अस्पतालें वहां पर चल रहे थे पूरे देश के अंदर आप उठाकर अगर देखें, क्या वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं, क्या यहां पर यतीम खाने चलते हैं जिसमें मुस्लिम भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा काम हो सके? सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को उन्होंने खासतौर से इस बात को भी कहा कि वहां मुल्ला और मौलवियों की राजनीति को
चमकाने के लिए इस तरह के उनका फेवर के लिए भाषण दिए जा रहे हैं जो देश हित में बिल्कुल भी नहीं है और बिहार के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार के मुद्दे कहीं ना कहीं इस तरह के भाषणों में गौण हो जाते हैं। ऋतु जी, अनुज हमारे साथ बने रहिएगा। मधुरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। मधुरेश, सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कैसा समाजवाद है या नमाजवाद है। जिस तरह से का भाषण दिया गया और इस भाषण के साथ तुष्टीकरण को चुनाव से पहले ही इस्तेमाल करने की रणनीति के साथ तेजस्वी यादव का ये कहना कि वक्फ कानून को उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे, क्या किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के पलटवार को आरजेडी देख रही है? देखिए, आरजेडी पूरी तरीके से जो है वो एमवाई समीकरण के ऊपर में रिलाई करती है अपने वोट बैंक के लिए, और वो हर तरीके से कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये जो वोट बैंक है उसके साथ में इंटैक्ट रहे। और यही कारण है कि तेजस्वी ने इस तरह का बयान दिया कि एक कानून जो संसद के दोनों सदनों से पास है और अगर उसको चैलेंज भी किया गया है तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है अभी मामला, और उस पर उसको उठा करके कूड़ेदान में फेंकने जैसी बात निश्चित रूप से असंवैधानिक तो है ही, और साथ ही ये दिखाता है कि किस तरीके से राजद का जो विश्वास है वो संवैधानिक प्रक्रियाओं में कम है या नहीं है कंप्लीटली कहा जाए तो। अब इस पूरे मामले पर चूंकि बीजेपी का पलटवार आ चुका है, अभी तक राजद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और समझा जा रहा है कि राजद जो है वो कंप्लीटली इसी बात पे अभी भी फोकस कर रही है कि वो किसी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सके। ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना में बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड की थी और आज के डेट में उस पर कब्जा हो गया है, शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं और तमाम तरह की उस पे कॉमर्शियल गतिविधियां की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी खुद ये बात माना है कि उसे वापस लेना उसके लिए संभव नहीं है। इसी तरीके से बिहार में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो वक्फ बोर्ड की थी, जो कि कब्जा कर ली गई है या अब वक्फ के पास में नहीं है। निश्चित रूप से जब ऐसे कानून जब संसद से पास हुए हैं तो उसको वापस लिया जा सकेगा और उस पे जो जरूरतमंद है उनके लिए जो अस्पताल हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बनाए जा सकेंगे। एक कानून केंद्र से पारित हुआ, तेजस्वी संसद से यादव पारित हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं, वो एक अब कानून है। ऐसे कानून को बदलना इतना आसान किसी भी राज्य सरकार के लिए नहीं है। जिस तरह की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, ये चुनावी एक तरह से एक बयान हो सकता है, लेकिन ये करना बड़ा आसान नहीं है संवैधानिक तौर पर। ऐसे में जो सुधांशु त्रिवेदी बड़ा आरोप आरजेडी पे और तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए ये कह दिया गया है कि इसे उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि ये जब वहां पे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, ये अच्छी बातें तेजस्वी यादव कहने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गवर्नमेंट है उसकी तारीफ हो जाएगी और ये उनके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए वो लगातार जो निगेटिव एस्पेक्ट है जो कि 95% 90% तक फॉल्स है वो लोगों के बीच प्रोपेगेट करा रहे हैं, खुद भी प्रोपेगेट कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वो इस तरह के जो कानून है उसको बदल देंगे, उसको चेंज कर देंगे। हालांकि मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये किसी राज्य सरकार के लिए इतना संभव और इतना आसान भी नहीं है। जी, संभव नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए केंद्र के बनाए हुए कानून को इस तरह से बदल देना। अनुज, ऐसे में लेकिन ठीक चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ गांधी मैदान से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, चाहे वो एमवाई फैक्टर का हो या फिर अपनी ताकत का हो, साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से जो नारा तुष्टीकरण का दिया है इस चुनाव के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने जा रही थी बिहार चुनाव में, अब उसे दोबारा सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति, या फिर तेजस्वी यादव के इस एक तरह से इस चाल के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी?
दलों की जो मंशाएं हैं उनको जनता के सामने उजागर करती रही है ऋतु। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि अब जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ठीक है, वो कई दशकों तक बिहार के अंदर हमें देखने को मिली है। जाति और धर्म के नाम पर वहां पर जो है गठबंधन बनाए जाते हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन इसी बिहार के अंदर वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी हैं। ऋतु, आप तो जानती हैं पसमानदा मुस्लिम समाज कहां से आता है, वो इसी बिहार के अंदर आता है, जिसकी दयनीय स्थिति पूरे देश ने देखी है। दशकों तक राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर राजनीति की, उनकी क्या हालत बना के इन तथाकथित समाजवादी लोगों ने रखी, क्या ये पूरा देश नहीं जानता? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन पसमानदा मुस्लिम समाजों के लिए केंद्र से योजनाएं नहीं भेजी हैं? ये एक सबसे बड़े सवाल है। और क्या जो आम मुस्लिम मतदाता है या मुस्लिम लोग हैं, क्या वो इनकी भ्रामक राजनीति में आएंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं आज के जमाने में मुस्लिम समुदाय भी पढ़ा लिखा है, वो देश की तरक्की में आगे बढ़ना चाहता है और वो जानता है कि कितने वर्षों तक कई राज्यों के अंदर उनको पिछड़ा बना के रखा गया सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। और हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने इन बातों को जनता के सामने उठाकर, खासतौर से इन समुदायों के सामने उठाकर ये बात बताना चाहती है कि समाजवाद के नाम पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों ने की है, उसका कितना भला इन समुदायों का, इन लोगों का हुआ है। ऋतु, अनुज इंडी गठबंधन के ही एक नेता हैं और साथी हैं। मधुरेश, आपके पास भी इस सवाल को लेकर आएंगे। मधुरेश, आप ही से पहले एक सवाल करते हैं कि इंडी गठबंधन के ही एक साथी हैं राहुल गांधी, जिन्होंने भरे एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब ये एक उनके साथी हैं, कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद इनका ये कहना है कि ये बने बनाए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, यानी कि तुष्टीकरण की नीति, साथ ही साथ हिंदू मुसलमान की एक पूरी राजनीति बिहार के चुनाव को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। संकेत साफ दे दिए। क्या बिहार के लिए विकास का एजेंडा बिहार के लोगों के लिए भी क्या पीछे चला जाएगा तेजस्वी यादव के इस तरह के बयान के बाद? देखिए, बीजेपी ने पिछले 10-15 सालों में जितना विकास राज्य में किया है, अगर उसकी बात करें और पहले से कंपैरिजन करें तो हमने बिहार में एक वो दौर देखा है जब सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं वो पता नहीं चलता था। और आज के डेट में अगर 200 से 300 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है बिहार में तो मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसी सड़कें बिहार में सड़कों का जाल फैल चुका है। इसके साथ ही बिजली का नामो निशान शहरों में नहीं होता था। राजधानी में 8 घंटे 10 घंटे की पावर कट होती थी। आज पावर कट की समस्या गाँव में भी नहीं है। अब उस दौर से जब निकल करके बिहार विकास के रास्ते पे आ गया है, तेजस्वी यादव के लिए विकास को मुद्दा बनाना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में उनके पास में जो तुष्टीकरण की राजनीति है वही एकमात्र सहारा रह गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब लोकसभा के बाद विधानसभा को लेकर के जब कैंपेनिंग शुरू की तो विकास के मुद्दे को लेकर के ही चले थे। वो कह रहे थे बिहार में विकास इस तरह से होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि वो जब घूम रहे हैं जगह जगह और विकास को देख रहे हैं तो अब वापस से वो अपने पिता का आजमाया हुआ हथियार, यानी जो वोट बैंक के लिए MY समीकरण है या दलित वोट बैंक की जो राजनीति है उसको फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो जो दलित समाज है उनकी रैलियां कर रहे हैं और इस तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर के बयान दे रहे हैं। हालांकि जो पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिला है। उन योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को भी उतना ही मिला है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बिजनेसमैन है जो आज इस पटना में बेहतर रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कई तरह के अपने अपने डेवलपमेंट वर्क्स में लगे हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए सिर्फ तुष्टीकरण के अलावा कोई और मसला नहीं बच जाता है इस विधानसभा चुनाव। जी अनुज, अंत में आपसे, तेजस्वी यादव ने एक तरह से खुली चुनौती भी दी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम देख रहे हैं 2015 और 2020 दोनों के चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने अपनी बढ़त बना के रखी है, MY फैक्टर के साथ साथ वक्फ कानून को एक तरह से चुनौती देना इतनी बड़ी रैली में, क्या आपको लगता है कि आरजेडी जिस तरह से अब बिहार चुनाव को लेकर तुष्टीकरण के एक पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता कठिन होगा? विकास का चेहरा भले ही भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के पास है, नीतीश कुमार हैं, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने
एक नया मोर्चा जरूर खोल दिया है बिहार चुनाव से पहले। देखिए बिल्कुल ऋतु, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरफ जो है आरजेडी ले जाना चाहती है बिहार की राजनीति को, बिहार के आने वाले चुनाव को, वो कोई एक बहुत अच्छा और जनता के फेवर का पक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनावों के अंदर कोई मुद्दा उठाएगी तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि लालू राज के अंदर, राबड़ी राज के अंदर जो काम हुए थे, जो उनकी सत्ता रही थी, सरकार रही थी, उनका कंपेरिजन अब की सरकार से किया जाए और केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार तक पहुंची हैं, बिहार के गांव तक पहुंची हैं, उनको जनता के सामने रखा जाए, उनका कंपैरिजन हो। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये रखेगी। लेकिन सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच में आखिर क्या बोलें। उनकी माता ने राज किया, उनके पिताजी ने राज किया, खुद वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन बिहार की जनता का हाल जस का तस रहा। बिहार जो देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं उनमें गिनती होती रही। ऐसे में जब आज बिहार जो है दूसरे राज्यों के साथ आगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में शायद तेजस्वी यादव अपने दूसरे इंडी गठबंधन दलों के साथ चुनाव के विकास के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पिच पर नहीं खेलेगी। वो विकास के मुद्दों को, विकास की ही बातों को जनता के सामने रखेगी। यह बात जरूर है कि कुछ समय के लिए इस तरह की बातें देखने में अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन ये विकास के मुद्दे जनता के जहन से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि जनता भी जानती है कि चुनाव के अंदर जो मुद्दा उठेगा वो ही रूपरेखा उनके राज्य की, उनके इलाके की बनेगी। तो निश्चित तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजद और इंडी गठबंधन के इस जाल में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से इस बात की तैयारी कर रही है कि शहर शहर, गांव गांव, गली गली तक भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सरकार है एनडीए की, उनकी जो विकास कार्य वो जनता के बीच में लेके जाएंगे। और जो 15 साल की राजनीति वहां राष्ट्रीय जनता दल ने की है, उनकी सरकार रही है। बिल्कुल हमारे जो सहयोगी मधुरेश हैं उन्होंने कहा, और हम और ऋतु तो आपने तो 10 साल पहले का चुनाव कवर किया था जब राजद की वहां सरकार थी। हम मुद्दे उठाते थे तो राजद के लोग हमको ढूंढते थे कि ये लोग कौन है जो दिल्ली से आए हैं और यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर 50 किलोमीटर का सफर करने में 6.5 घंटे का पूर्णिया से मधेपुरा का सफर मैंने किया था और स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वो हालात बिहार के देखे हैं, मीडिया ने पूरी देश के सामने उन बातों को रखा है। ऐसे में आज बिहार बदल रहा है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और बाकी राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर दर्द तो होगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। इस तरीके का कहना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, हर बात का जवाब देंगे। बिल्कुल अनुज, बदलते हुए बिहार में युवा नेता तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर युवा नेता का ये रुख है कि वो संविधान को कुछ नहीं मानते, संविधान को कूड़े में फेंक सकते हैं, कानून को कूड़े में फेंक सकते हैं, न्यायपालिका उनके लिए कुछ नहीं है, तो बड़ा सवाल बिहार की जनता के लिए होगा किस तरह के विवेक से वो आने वाले समय में अपने लिए अपना नेता, अपनी सरकार चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका भी, मधुरेश आपका भी इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। देश में इस साल मानसून ने तय समय से पहले दस्तक दे दी है। भारी बारिश से मैदानों से लेकर पहाड़ों तक बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया, जो सामान्य तारीख 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। देश के कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 1 और 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार के पटना, गया, बांका, औरंगाबाद जैसे जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया है। पहाड़ों और नदी नालों के किनारे विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के राहत देने के आसार नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। आज भी यहां के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिलों में आज स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा गतिविधि की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश और आगामी समय में संभावित भारी से बहुत भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने जिला सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रखे है। लोगों से अपील है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। हिमाचल के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के भी कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के लिए यानी कि 24 से 48 घंटे तक हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगह पर बहुत अधिक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन की ओर से भी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करने की अपील की है प्रशासन ने लोगों से। कई नदियां उफान पर हैं। हिमाचल में भी नदी नालों के पास न जाने का भी चेतावनी दी जा रही है लोगों को। रविवार को पंडो बांध के सभी गेट खोले गए थे। वहीं मंडी की जूनी खड्ड और व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ उर्मिला जुड़ गई हैं। उर्मिला, आज भी कई इलाकों में जिसमें मंडी, कांगड़ा, ये तमाम इलाके शामिल हैं, रेड अलर्ट जारी है। आपके पीछे का मौसम भी बता रहा है कि किस तरह से इस समय बदला हुआ मौसम है, लेकिन मौसम कुछ इलाकों के लिए भीषण होता जा रहा है। उर्मिला, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है, हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में किस तरह से बादल फटने की घटना के कारण कई लोगों की जान भी गई है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्य इस समय ज़मीन से लेकर पहाड़ तक जिस तरह से एक तरह से बारिश या यूँ कहें मौसम ने अपना पूरा प्रचंड रूप धारण कर लिया है। उर्मिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उर्मिला, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, खासकर 4 जिलों में जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है, उसे लेकर मंडी और कांगड़ा जैसे इलाकों में किस तरह से लोगों को एहतियात बरता जा रहा है, चेतावनी के बाद क्या प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल सही कहा। शुरुआती दौर ही है मानसून का और मानसून का जो कहर है वो हमें देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो 4 जिलों में रेड अलर्ट भारी वर्षा का जो है जारी किया गया है। इसमें कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश निर्देश दिए हैं। यहाँ पर शिक्षण संस्थान सभी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का जो है आज मौसम विभाग ने अलर्ट
अलर्ट जारी किया है। ऋतु, आपने कांगड़ा और मंडी की बात की। मंडी में पंडोह डैम है, उसके पंडोह डैम के 5 गेट जो है खोल दिए गए हैं और पर जो है निगम यहाँ पे जो प्रबंधन है, पंडोह डैम प्रबंधन है, उसने अपनी ओर से जो पानी है वह आवश्यकता अनुसार छोड़ा जा रहा है। एहतियात तौर पर सभी को सजगता से जो है सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं और एहतियातन बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं, ताजा बीती रात 2 बजे के आसपास रामपुर के सरपारा पंचायत है, इसमें बादल फटने की घटना सामने आई है। इसमें एक घर, 3 मवेशी और 3 गौशालाएं जो है वो प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ राजधानी शिमला में सुबह 5 बजे के आसपास 5 मंजिला मकान जो है वो ढह गया है। जानी नुकसान की कोई अभी सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि एनएच निर्माणाधीन जहां हो रहा था उसी की जद में ये बहुमंजिला मकान आया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में वर्षा का दौर पिछले 24 घंटों में हर क्षेत्र में जारी है और हर जिला इससे प्रभावित है। ऋतु, आपको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, यहाँ पर क्योंकि आज एग्जाम होना था और यहाँ पर जो है एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है और मौसम विभाग ने सभी को नदी नालों से दूर रहने की जो है चेतावनी जारी की है। नदियां उफान पर है। तो कुल मिलाकर सजगता से ये मानसून की जो बारिश है इससे निपटने के जो है प्रयास जो है सभी की ओर से दिखते हमें नजर आ रहे हैं और जागरूकता के तहत हमारे पर्यटक हो, स्थानीय लोग हो, इसमें अपनी जो है एहतियातन बरत सकते हैं। जी उर्मिला, जिस तरह से आपने बताया कि कई एग्जाम्स भी एक तरह से पोस्टपोन किए गए हैं, तो पोस्टपोन किए हुए एग्जाम्स में कौन से हैं और खासकर उन लोगों के लिए जो आप कह रही हैं कि पर्यटकों को भी लेकर चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में जिस तरह से भीषण उमस है, दिल्ली में उस तरह से मानसून अभी नहीं पहुंचा है, तो दिल्ली के तमाम लोग हिमाचल का रुख करते हैं इस मौसम में। ऐसे में पर्यटकों के लिए खास चेतावनियां क्या जारी की जा रही हैं? कौन से वो इलाके बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर्यटक जाने से परहेज करें? हाँ ऋतु, सबसे पहले तो ये है कि नदियों के साथ लगते क्षेत्र कुल्लू, मनाली और मंडी की यहाँ पर जो है पर्यटक है वो परहेज करे। हिमाचल में रेड अलर्ट जारी है, कई जिलों में रेड अलर्ट किया गया है। अगले कुछ घंटों में व्यापक बारिश की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए न सिर्फ वहां रहने वाले लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी कई एडवाइजरी जारी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए अनेक छात्रों को उपाधि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पशुपालन में क्रांति परिवर्तन लाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते। IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किए गए छात्रों से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अपना योगदान देने की अपील की। IVRI केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण जीवन शैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का आधार है। ये तुम्हारी उपाधि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये देश की सेवा के लिए,
और प्रगति और विकास में योगदान देने के नए आयाम गढ़ने के लिए है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में लैम्पीस्किन बीमारी के लिए जो वैक्सीन विकसित की है वह संपूर्ण देश के लिए नजीर बन गया है। कोरोना काल में भी इस संस्थान ने अभूतपूर्व योगदान दिया। वैश्विक महामारी के दौरान जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ साथ सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल हैं। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर भी विचार विमर्श होगा। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने के में मदद करेगी। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में शामिल शिवसेना के विधायक और नेताओं ने आज विधानसभा की सीढ़ियों पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में त्रिभाषा सूत्री को मंजूरी उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही दी गई थी और अब वो खुद इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। धर्मशाला में हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र 2 के वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इस सम्मेलन के संयोजक हैं। उन्होंने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया। सम्मेलन में चर्चा के लिए 3 विषयों पर का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में जोन 2 के सभी प्रतिनिधि भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। Role of the legislatures in managing the state resources vis-a-vis development of the state. दूसरा जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है सभी राजनीतिक दलों का और माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय विधायकों का। और तीसरा, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर किस प्रकार से लेजिस्लेचर की इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल विधानसभा अग्रणी है ई विधानसभा के रूप में, सबसे पहले ई प्रणाली यहाँ शुरू हुई। तो ये सारे विषय हैं जो चर्चा में आएंगे। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय बिरला जी यहाँ पहुँच चुके हैं। हैदराबाद के पटनचेरू औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कई अन्य फंसे गए हैं। संदेह जताया जा रहा है कि ये विस्फोट रिएक्टर विस्फोट के कारण हुआ है। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई, जिसने कारखाने के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। बैडमिंटन में भारत के उदीयमान सितारे आयुष शेट्टी ने US ओपन सुपर 300 के पुरुष सिंगल के फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग पर सीधे गेम में जीत के साथ अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया है।
इसके साथ ही इस सत्र में भारत का खिताबी सूखा खत्म हुआ। 2023 जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कांस्य विजेता 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने रविवार को तीसरी वरीयता प्राप्त यांग को 21-18, 21-13 से हराया। आयुष की यांग पर यह तीसरी जीत रही। वहीं महिला सिंगल फाइनल में 16 वर्षीय तन्वी शर्मा अमेरिका की बेबिन जियांग से संघर्षपूर्ण मुकाबले में हारकर उपविजेता रहीं। अपना पहला विश्व टूर फाइनल खेल रही तन्वी शर्मा को 11-21, 21-16, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। और टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आगाज आज से होने जा रहा है। लंदन में आयोजित हो रहे विंबलडन 2025 का फाइनल 13 जुलाई को होगा। पहले दौर में आज कुल 32 मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज का पहला मुकाबला दुनिया के 9वें नंबर के इटली के टेनिस खिलाड़ी फैबियो फोगिनी से होगा। ये मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। वहीं महिला सिंगल्स में स्पेन की पाउला बडोसा केटी वॉल्टर से भिड़ेंगी। विंबलडन पुरुष और महिला डबल्स मुकाबलों की शुरुआत 2 जुलाई से होगी। महिला सिंगल में स्पेन की पाउला बडोसा केटी वॉल्टर से भिड़ेंगी। और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। डीटी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।